बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसको वन शॉट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक एक करके एक एक टर्म्स को समझते हैं। पहले हम बात करेंगे पेयर्स की। पेयर का मतलब होता है दो, तो बेसिकली यहाँ पर एक और एक ये दो, तो यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, इसलिए इसका हो गया पेयर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। वेरिएबल की अगर डिग्री यहाँ पर 1 है इसमें, तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर है ना। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल टू का साइन। और टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सवाल ये उठता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली जिसकी भी डिग्री 1 होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या होगा, तो हम देखेंगे आने वाले सवालों में कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल कर हम एक्स एंड वाई की अननोन जो वेरिएबल है, जो वैल्यूज है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अलजेब्रा में इक्वेशंस को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके समझते हैं कि ये जो लाइन्स है ना, जो लीनियर इक्वेशन आपको लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके 3 कंडीशंस होते हैं। एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन में अगेन यहाँ पे गलती है, यहाँ पे A1 अपॉन में A2, है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, है ना, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। A1 अपॉन में A2 बट नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये कंडीशन है किसकी? जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया है यहाँ पर। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना। ये लाइन रेड वाली आपको दिख रही होगी, ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ग्राफ के, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। ये वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन दिखा रहा है आपको, है ना। देखो ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कहाँ पर? 3,1 पर। अब ये 3,1 जो है ये दिखा रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर। तो लाइन की कंडीशंस क्या होती है? जब A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन में B2, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते ये कट जाएगा, x और x, ये 2x हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 2 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। अब इस 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर या इस वाले इक्वेशन में, तो आपको y मिल जाएगा। और y कितना मिलेगा? y आपको मिलेगा 2, है ना। नेक्स्ट, अगला जो हमारा कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर क्लिक करके दिए हैं। पहला ये पिक्चर देखो, यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ये ब्लू वाली को दिखा रहा है ना। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, मैंने 1 अभी प्लॉट नहीं किया, ये लाइन अभी ये पैरेलल की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 1 को 12 लिखूंगा, है ना, तो ये देखो ये लाइन एक के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाएगी। आपको ब्लू और ग्रीन लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस हो गई, है ना, एक के ऊपर एक आ गई। तो इसमें क्या हो गया कि लाइन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब लाइन हर एक पॉइंट पर क्या कर रही होगी? इंटरसेक्ट कर रही होगी। एक के ऊपर एक लाइन क्या हो गई? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, कवर कर लिया, है ना। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, है ना। या आप कह सकते हो कि जब लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो, है ना। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन है जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो, है ना, एक दूसरे को कट ना करे। पैरेलल लाइंस क्या होती है? 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे नेवर मीट नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंडेड, कि उस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड करके ले जाओ वो कभी मिलेंगी नहीं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। मैंने ये लाइन आपको ड्रॉ कर रखी है ना। देखो ये है 2x माइनस 1 एक लाइन, और एक लाइन है 2x प्लस 3। ये 2 लाइन है, आप इसको कंपेयर करो, है ना। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से निकाल के अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होगा बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ पर है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स, है ना। If the number of girls is 4 more than that the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो बेसिकली सवाल ये है कि टोटल 10 बच्चे हैं, 10 पे क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। कंडीशन ये है कि जो लड़कियां हैं, द गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों से ज़्यादा हैं 4 लड़कियां। तो अब बताना है कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो लड़के हैं वो कितने हैं?
एक्स है। हमेशा जिससे कंपेयर किया जाता है उसको आपको एक्स मानना है। जैसे यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है? लड़कों से। तो जिसको कंपेयर किया जाता है जिससे, उसको एक्स मान लो, है ना। वैसे तो हम किसी को भी एक्स वाई मान ले सकते हैं, लेकिन आसान रहता है। तो आप लड़कों को क्या मान लो? एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर लड़के एक्स हैं तो लड़कियाँ उनसे 4 ज़्यादा हैं, तो लड़के कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 4 + x, है ना। जितने लड़के होंगे, लड़के एक्स हैं उससे 4 ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा? लड़कियाँ। और हमने लड़कियों को क्या माना हुआ है? वाई माना हुआ है। तो लड़कियाँ कितनी आ गई? लड़कियाँ आ गई x + 4, ये लड़कियाँ आ गई, है ना। अच्छा, एक और इक्वेशन है अपने पास, टोटल बच्चे कितने हैं? 10, है ना। तो लड़का और लड़की दोनों मिला के कितने हो जाना चाहिए? 10, है ना। तो 2 इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से, है ना, ये y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। पुट y इन इक्वेशन 2, है ना। जब हम इसे पुट करेंगे तो y की जगह मैं रख दिया 4x, है ना। यहाँ पर देखो, तो x और x कितना हो गया? 2x, और 4 की जगह पे 4, है ना। अब हुआ क्या कि ये प्लस का 4 इधर जाएगा, है ना। तो कितना हो गया? 10 - 4, और 10 - 4 कितना आ गया? 6, और तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 3। तो x आ गया 3, मतलब लड़के कितने हैं? 3। तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 7 होंगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को जब यहाँ पे रखोगे तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो लड़कियाँ 7 हैं और लड़के 3 हैं, और टोटल मिला के कितने हो गए? 10। तो लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा उसको हम इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करते हैं, यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको बनाओ। हम आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। जब भी डेसिमल में क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे? 10 या 100 से मल्टीप्लाई करो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके का है। जब भी डेसिमल आएगा, आप उसे पॉइंट को हटाने के लिए या तो 10 या तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। हमारे केस में क्या है कि ये एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डैट कि हम इसके पॉइंट को हटा सकें, डेसिमल को हटा सकें। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन कर लो या एलिमिनेशन कर दो। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 2 × 2x प्लस में 2 × 3y = 13 × 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 इस वाले इक्वेशन को। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4x + 6y = 26। याद रखो, पीछे एक और इक्वेशन है अपने पास, 4x + 5y = 23, है ना। तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 है। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। 4x से 4x कट गया, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? y, और 26 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, है ना। 26 - 23 = 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे उसमें पुट कर दो। जब आप इसे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ये इक्वेशन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर रूट में दे रखा है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, है ना। यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है, तो कॉफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो मैंने पहले इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद पहला इक्वेशन कितना हो गया? 3 × 2 √6, 3 × 3 3, √3 × √2 कितना हो गया? √6, और √8 × √2 कितना हो गया? 16 का कितना हो गया? 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आपको 0 और y = 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, है ना। 2 इक्वेशन आपको दे रखी है। कह रहा है कि आप m की वैल्यू निकालो। कहाँ से? इस वाले इक्वेशन से। अब सवाल आएगा कि m कैसे निकालेंगे? तो m निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि देखो, अगर आपने y और x की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया तो आपको m मिल जाएगा, है ना। पर अब सवाल आता है कि y और x कहाँ से निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, है ना। इक्वेशन 2 को क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। तो ये 2x से 2x कट दिया, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 7, और जब ये करोगे माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया? 24 + 11 35। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। y को किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। अब x और ये y आ गया, इस x और y को उठाओ और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से देखोगे, इसको सॉल्व को जब करोगे तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम of the 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them managed to save 2000 per month
फाइंड देयर मंथली इनकम। अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि जो इनकम का रेशियो है वो है 9:7 एंड जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 4:3। तो हमको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। कि जो आपकी इनकम है, जो आप कमाते हो, उसमें से आप खर्चा माइनस कर देते हो, है ना, जो खर्चे होते हैं आपके, तो आपके पास कुछ बच जाता है सेविंग। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो लेट्स से हमें इनकम नहीं पता, तो हम इनकम को क्या मान लेते हैं, एक्स, और हमको खर्चा नहीं पता तो खर्चे को क्या मान लेते हैं, वाई, है ना। इनकम हमारा हो गया एक्स और खर्चा कितना हो गया हमारा, वाई, है ना। तो ये जो रेशियो है ये इनकम का रेशियो याद रखना 9:7, और ये जो खर्चा है 4:3, ये किसका है, एक्सपेंडिचर का खर्चा है। तो हमारा इनकम कितना हो गया 9x, क्योंकि हमारा इनकम था 9x, है ना, x हमने माना इनकम को, याद रखना, ठीक है। तो 9x माइनस 4y, 4y क्या था हमारा, एक्सपेंडिचर, खर्चा था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, है ना। अगेन सेकंड इक्वेशन में भी वही, इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इस दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कट के x मिल जाएगा 2000 और y मिल जाएगा आपको 4000। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा, आप देख सकते हो। सो आपको इनकम क्या माना था आपने, इनकम हो गया था आपका 9x और दूसरे व्यक्ति का कितना हो गया था 7x। सो 2000 अगर आप सॉल्व रखते हो तो 9 × 2 18,000, मतलब जो पर्सन फर्स्ट था वो 18,000 अर्न कर रहा है और जो पर्सन सेकंड है वो 14,000 अर्न कर रहा है, उसकी इनकम निकल गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, है ना। अच्छा सवाल है। कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर के सम को करते हैं और फिर उसके रिवर्स को कर देते हैं, है ना, रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, तो आंसर कितना आता है, 66 आता है। एक बात बताओ, 2 डिजिट नंबर दिखता कैसा है, 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स से 10, ये 2 डिजिट नंबर है। 11, तो आपने बचपन में पढ़ा है कि ये वंस और ये क्या हो गया, टेंस, है ना, ये वंस और ये टेंस। तो हम मानते हैं कि लेट्स से 10 जो डिजिट है, 10th डिजिट वो कितना है, x, और जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, y। सो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y, क्योंकि ये कौन से नंबर पर है, 10 डिजिट पर है, ठीक है। अरे हम करते हैं ना x और y, मान लो मैंने ऐसे मान लिया, तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, 10 इंटू में x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू में y, तो कितना हो गया 10x प्लस में y। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर 10x प्लस में y। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ना इसको रिवर्स करने पर क्यों, जो 10 पे था वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा 1 पे, है ना, और जो आपका 1 पे था, यूनिट पे था, वो कहाँ पे चला जाएगा, 10 पे। मतलब आपने नंबर को रिवर्स कर दिया। अब आपका नंबर हो गया, पहले नंबर था xy, अब नंबर हो गया yx, है ना। तो नंबर क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, नंबर को आपने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद जब आप उसे ऐड करते हो तो आंसर कितना मिलता है, 66। तो इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर आपको आंसर कितना मिल गया, 66। जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, आगे सॉल्व करेंगे। अभी एक और इक्वेशन दे रखा है इसमें, है ना, कि एंड देयर डिफरेंस इज 2, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। तो आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, है ना। इक्वेशन पहली ये वाली और दूसरी इक्वेशन ये वाली, है ना, ये 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये वाली इक्वेशन, है ना, पहली वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, है ना, ऐड करते y से y, सॉरी x से x कट गया, और y कितना हो गया, 2y, 6 और 2 8, तो ये आपको नंबर मिल गया, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विजय इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम A एंड B, ठीक है, ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, received 1,860 rupees as a total annual interest, ठीक है। However, he had interchanged the amount of the investment of the two scheme and he would have received 20 more as annual interest, okay, ठीक है। How much money did he invested in each scheme? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक विजय नाम का आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने पैसे को 2 जगह लगाता है, A एंड B में, ठीक है। सो A में उसको 8% का वो इंटरेस्ट मिलता है, और जब वो बी वाले में जहाँ पैसा लगाता है उसको 9% का इंटरेस्ट मिलता है, और जो टोटल वो साल में कमाता है दोनों जगह इन्वेस्ट करके वो कमाता है 860 रुपये, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वो क्या करता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को उल्टा कर देता है। अब जो पैसा था वो
बी में इन्वेस्ट करता है ना 8% के हिसाब से, और ए में इन्वेस्ट करता है 9% के हिसाब से। जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा था उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब वो ऐसा करता है तो उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं इन्वेस्ट, है ना, मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो पहले उसको 1860 मिल रहा था, तो अब उसको मिलेगा 1880 मिलेगा, है ना। पहले उसको 1860 मिल रहा था, अब 1880 रुपये मिलेगा उसको, ठीक है, 1880, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि उसने कितना अमाउंट रुपये ए में डाला था और कितना अमाउंट उसने बी में डाला था। तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से बीजे इन्वेस्टेड एक्स रुपीज़ इन एट 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड वाई जगह जो उसने पैसा डाला था, लेट्स से मान लेते हैं कि वाई जो डाला था वो 9% के इंटरेस्ट रेट पे डाला था, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 8% ऑफ दैट एक्स अमाउंट, 9% ऑफ दैट अमाउंट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1860 होना चाहिए इंटरेस्ट उसको, है ना। 8% एक्स का, 9% वाई का, दोनों मिलाकर उसको साल का कितना मिल रहा था, 1860। बट नाउ अभी उसने क्या कर दिया, अपना स्कीम चेंज कर दिया, है ना। 9x का हो गया और 8 फिर y हो गया, ये देखो नंबर ये चेंज कर दिया उसने। अब उसको पैसा कितना मिल रहा था, अब उसको पैसा मिल रहा था 1880। आप पूछोगे कि ये 00 कहाँ से आ रहा है, तो देखो वो नीचे का जो 100 था ना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये 100, अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। इधर भी ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, है ना। इसको मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला इक्वेशन भी 100 वाला यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स वाई निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, a train travel at a distance 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, okay, it would have taken 3 hour more, अच्छा, to cover the same distance, find the speed of the train. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ट्रेन को ना 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड, हमें नहीं पता, लेट्स से एक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर उसकी स्पीड को 8 घंटे पर आवर कम कर दें तो उसको कुछ 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, जो कि सही बात है। अगर आप उसकी स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो आपको बताना है कि ट्रेन को, है ना, उसकी स्पीड बतानी है बेसिकली, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना, शुरू में, ठीक है। अभी क्या होता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x-8 हो गई है, तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 ज़्यादा लग रहा है। तो आपको टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो शुरू में क्या था, बाद में क्या हो गया, देखो डिस्टेंस 480 उसको कवर करना है, लेकिन अभी उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई, x-8, तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये टाइम आपने निकाल लिया, ठीक है। क्या हो गया टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड को। तो आप जब ये टाइम में से ये टाइम माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 घंटा उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जब आपने स्पीड कम कर दी थी, x-8 कर दी थी, है ना, उस टाइम से जब आपने स्पीड माइनस कर दी, जब वो शुरू में जा रहा था, तो आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये आपने इक्वेशन लिख दी। याद रखना कि टाइम में से टाइम माइनस को करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो आप क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स कितना मिल जाएगा, 40, है ना। ये मैंने सॉल्व कर रखा, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव सॉल्यूशन। तो डू नॉट हैव सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो बस हमने a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 ये हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी। तो k कितना आ जाएगा, 4/5। नेक्स्ट, अपने पास 2 इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन नंबर ये और इक्वेशन नंबर ये। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दोनों हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखा रहे हैं, ये पैरेलल लाइन को दिखा रहे हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन को दिखा रहे हैं, या ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, क्या दिखा रहे हैं, है ना। तो निकालते हैं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। पता चला कि ये क्या आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं 1/3। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये तो कोइंसिडेंट लाइन की होती है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाली होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ये कह रहा है कि ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये ए कॉमा बी पे, क्या इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए है, क्या ये कॉन्सिडेंट लाइन है, क्या ये पैरेलल है ना। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली देखो इस तरह की जो लाइन्स की क्वेश्चंस होती है ना, वो क्या दिखाती है, ये इस सवाल को आप इससे समझो। देखो x इक्वल टू 5 दे रखा है, y इक्वल टू 7 दे रखा है, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है। और ये देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5,7 पे, है ना। तो ये 5,7 पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये लाइन भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पर, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। तो मतलब ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देना, ये नहीं है, ठीक है। ए कॉमा बी पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट। इसका देखो मैंने ग्राफ भी यहाँ पे बना रखा है, सेम क्वेश्चन मैंने नंबर के साथ यहाँ पे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया, हमें इसको सॉल्व करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो